एडवर्ड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर ये 4 है हम लोग का, ठीक है। और आज हम लोग सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सेंट्रल फोर्स के अंदर अलग अलग ऑर्बिट, ठीक है, और सेंट्रल फोर्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होता क्या है, ठीक है। एक ऐसा फोर्स F जो सिर्फ और सिर्फ रेडियल डिस्टेंस r पे जो है वो डिपेंड करता हो, ठीक है। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। और इसका जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड हो हमेशा, या आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है। बाकी ये जो है रेडियल डायरेक्शन में ही ये फोर्स हो, और ये सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होना चाहिए, आर का जो है वो फंक्शन होना चाहिए। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके लिए इसको हम लोग देखना चाहें, और यहाँ पे जो जनरली हम लोग टू बॉडी सिस्टम के बारे में ही जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। टू बॉडी सिस्टम, टू बॉडी सिस्टम यानी कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई दो मास है, एक का द्रव्यमान जो है वो m1 है और एक का द्रव्यमान क्या है, m2 है, ठीक है। और इसका जो है किसी सेंट्रल फोर्स के अंदर जो सेंटर है, ठीक है, ओ उससे दूरी जो है वो r2 है और r1 है, ठीक है। ये वेक्टर r2 और ये वेक्टर r1। और मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास। इसके लिए जो पोजीशन है वो कैपिटल आर है। जनरली हम लोग इसे कैपिटल आर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में इसके डायनेमिक्स के लिए हम लोग दो पैरामीटर डिफाइन करते हैं। एक तो ये आर हो गया, ठीक है। आर क्या है, एक तो ये जो पॉइंट है हमारा ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। और ये कैपिटल क्या ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ, ठीक है। सेंटर ओ से जो है वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। और एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर होता है ये क्या होता है, r2 माइनस r1, ठीक है। वेक्टर r2 माइनस r1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर के टर्म में जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये जो r है ये इसी इसी को जो है वो डिनोट करता है, ठीक है। तो इसी के टर्म में जो है ये पूरा अभी जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसके लिए हम लोग देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 m1 प्लस m2 कैपिटल R डॉट का स्क्वायर, ठीक है। टोटल मास और ये सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास का जो है वो वेलोसिटी है, प्लस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा समानित द्रव्यमान। ये जब इन दोनों का हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे तब ये आ जाएगा समानित द्रव्यमान और R डॉट का स्क्वायर, ठीक है। जहां पे म्यू इसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास या समानित द्रव्यमान। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है m1, टू बॉडी सिस्टम के लिए m1 m2 m1 प्लस m2। अदरवाइज अगर ज्यादा मासेस हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा, 1/म्यू इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस, इस टाइप से जो है जितने भी मास रहेंगे सभी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है समानित द्रव्यमान। तो इस तरह से जो है इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू वी आर होता है, ठीक है। ये जो हमारा फोर्स होता है ये किसका फंक्शन होता है, आर का फंक्शन होता है। और साथ ही साथ, ठीक है, यहाँ पे ये जो आर होता है वो क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ एक पोटेंशियल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पोटेंशियल, ठीक है। या इसे वन डायमेंशन में लिखना चाहें तो डेल, क्योंकि ये सिर्फ आर का ही फंक्शन होगा तो डेल वी आर बाई डेल आर, और यहाँ पे आर कैप, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो एफ आर है, एफ आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर आ जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशन हमेशा आप लोग याद रखेंगे। अगर फोर्स दिया हुआ है तो हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन होगा एफ ऑफ आर इक्वल टू माइनस डेल वी आर अपॉन डेल आर हो जाएगा,
ये जो रिलेशन है आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। आर डॉट इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग लिखेंगे, अच्छा इसके लिए लैग्रांजियन क्या हो जाएगा, ये जो है कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और लैग्रांजियन क्या होता है हम लोग का, 1/2 m1 प्लस m2 आर डॉट प्लस 1/2 म्यू आर डॉट का स्क्वायर, ये आर डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा वी आर, ठीक है। जब हम लोग इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है टाइम के रेस्पेक्ट में और एक बार हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसका वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो टर्म है इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है जनरली कांस्टेंट टर्म ही होने वाला है और आगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा उसमें ये टर्म अपीयर नहीं होगा, इसीलिए इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और टोटल एल को जो है हम लोग 1/2 म्यू आर डॉट का स्क्वायर माइनस आर डॉट का स्क्वायर माइनस वी आर के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है हम लोग का वन बॉडी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, वन बॉडी प्रॉब्लम जैसा ही है। ये जो अब हमारा जो टू बॉडी प्रॉब्लम था, इससे जो है वो वन बॉडी प्रॉब्लम में क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे और एक मॉडिफिकेशन भी करते हैं, आगे मैं बताऊंगा जब एनर्जी या हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लैग्रांजियन में मॉडिफिकेशन था वन बॉडी प्रॉब्लम के लिए, आगे हम लोग देखेंगे कि हैमिल्टोनियन में भी हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे वन बॉडी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज सेंट्रल फोर्स का, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक। जो सेंट्रल फोर्स होगा उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछता है तो इसी से रिलेटेड पूछेगा। सबसे पहला, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव वन, कंजर्वेटिव वन, यानी कि ये जो बल होता है वो क्या होता है, संरक्षी बल होता है। जो सेंट्रल फोर्स होता है वो एक संरक्षी बल होता है। जनरली संरक्षी बल क्या होता है, ऐसा ऐसा बल जिससे क्षेत्र के अंतर्गत एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसे हम लोग संरक्षी बल बोलते हैं, इस टाइप से होता है। तो ये जो सेंट्रल फोर्स होता है ये हमारा क्या होता है, संरक्षी बल होता है। और संरक्षी बल हमें पता कैसे चलता है, कैसे किसी बल को हम लोग संरक्षी बल बोलते हैं, वो होता है डेल क्रॉस एफ का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर किसी फोर्स का जो कर्ल है वो क्या है, 0 है, तब उसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स या सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। सेकेंड, सेंट्रल फोर्स के अंदर हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, ये सॉरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ऑलवेज। ये सेंट्रल फोर्स के अंदर हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल टू एम आर थीटा डॉट का आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। ये जो है एंगुलर मोमेंटम होता है और ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, इसका जो है बार बार हम लोग यूज करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है, किसी के लिए भी। ये जो सेंट्रल फोर्स है, जनरली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ जो है वो थीटा डॉट वाला टर्म आता है, लेकिन यहाँ क्या बोलना चाहिए, थीटा वाला टर्म आता है, थीटा डॉट वाला टर्म आता है, लेकिन थीटा वाला टर्म नहीं आता। इसीलिए ये जो वैल्यू है पी थीटा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, पी थीटा है, ठीक है। और पी थीटा जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, अगर हम लोग जैसे लैग्रांजियन लिखते थे, ठीक है, लैग्रांजियन में जो है वो थीटा वाला टर्म नहीं आता था, तब हम लोग क्या करते थे, उसे जो है कंजर्व मानते थे। तो यहाँ पे जो है ये थीटा वाला टर्म आएगा और ये जो है यहाँ पे कंजर्व रहेगा, ठीक है, पी थीटा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स।
सेंट्रल फोर्स के अंदर जो मोशन होगा, ठीक है, इज ऑलवेज प्लेनर, ठीक है। केंद्रीय विभव के अंदर जो गति होगी वो किसमें होगी, समतलीय गति होगी, ठीक है, समतलीय गति होगी। या फिर इसे हम लोग एक चीज और भी बोलते हैं कि जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल फोर्स, ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल फोर्स क्या होगा, लाइज इन ए प्लेन, ठीक है। ये जो है हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा, मतलब एक प्लेन में जो है वो रहेगा। चौथा, फोर्स, जो सेंट्रल फोर्स एफ होता है वो होता है एम आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो टोटल फोर्स, ये जो है टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स जो होगा वो किस किस के बराबर होगा, एफ आर, यानी कि सेंट्रल फोर्स प्लस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। इन दो बलों के जो है वो बराबर होगा, सेंट्रल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के योग के जो है वो बराबर होगा, ठीक है। यानी जो कुल बल होता है वो दो बलों के योग के बराबर होता है, एक होता है सेंट्रल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या हम लोग लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सॉरी, जो सेंट्रल फोर्स होता है वो क्या होता है, कुल फोर्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। ये इसके बारे में याद रखेंगे। पांचवा, एनर्जी, इसके लिए जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, 1/2 एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जब हम लोग एल का ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तब यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें मिलेगा एल का स्क्वायर 2 एम आर का स्क्वायर। इसे आप लोग करके देखना, ठीक है। ये जो होगा ये वैल्यू जो है एल स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल वी आर, ठीक है। तो ये भी जो है वो टू बॉडी प्रॉब्लम होता है, और इसे यहाँ पे, ठीक है, ये जो है वो हैमिल्टोनियन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या करते हैं, एक इफेक्टिव पोटेंशियल भी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रल फोर्स मोशन के बारे में, आप लोग याद रखेंगे। भी इफेक्टिव इक्वल टू होता है एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी आर। अगर आपको कोई भी पोटेंशियल दिया हुआ होगा, ठीक है, तब उसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, वी इफेक्टिव लिखेंगे, और वी इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी आर। यानी कि ये जो है टोटल पोटेंशियल है जो एक पार्टिकल फील करता है, किसके अंदर, सेंट्रल फोर्स के अंदर, ठीक है। ये जो है इसे हम लोग टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल जो है वो मानते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। अब ये जो है, और ये भी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग जो है वो टू बॉडी प्रॉब्लम को, ठीक है, टू बॉडी प्रॉब्लम को जो है वो वन बॉडी प्रॉब्लम में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पांचवा, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल एनर्जी है इसका वैल्यू ये होगा, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, 6 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर जिस ऑर्बिट में मोशन करेगा, ठीक है, उस ऑर्बिट का इक्वेशन क्या हो जाएगा। उस ऑर्बिट का इक्वेशन होता है, एक तो होता है थीटा डॉट इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम एम आर, सॉरी, ये जो है क्या आ जाएगा, एल बाई टू एल बाई एम आर स्क्वायर आ जाएगा, और आर डॉट इक्वल टू होता है अंडर रूट
ई माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2m r माइनस वी आर। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जो है हमें ऑर्बिट का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म, देखो ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंशियल फॉर्म। देखो ये इसे इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ बोलते हैं। इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछता है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट या इक्वेशन ऑफ पाथ जो है वो क्या होता है, ये इसका नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म देखें तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक पैरामीटर u लेते हैं जिसका वैल्यू होता है 1/r। ठीक है, वहां पे जो r हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, ये u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर प्लस u इक्वल टू माइनस m अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ 1/u। यहाँ पे जो फलन हम लोग का दिया हुआ था ना सेंट्रल फोर्स में, ये फलन एफ जो है वो वही है। ठीक है, फोर्स है ये। अब फोर्स में फोर्स जो है वो आर का फंक्शन था, अब आर की जगह जो है हम लोग 1/u रख देंगे और ये जो है हमारा क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका, वो जो पथ है। ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जो है हमें वो पथ का इक्वेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल पोटेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग बात करें केपलर पोटेंशियल का, या फिर क्या बोलना चाहिए, केपलर, यहाँ पे सीधा इसमें और कुछ ये है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीधा केपलर्स पोटेंशियल। केपलर पोटेंशियल या केपलर फोर्स। ठीक है, केपलर का जो फोर्स होता है एफ आर इक्वल टू होता है माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, याद रखेंगे। ठीक है, और केपलर का जो पोटेंशियल होता है वी आर, इसका वैल्यू होता है माइनस के अपॉन आर। ये केपलर का जो है वो फोर्स है वो एफ इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस के अपॉन आर होता है। ठीक है, और जब इस वैल्यू के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट या इक्वेशन ऑफ पाथ को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें मिलता है एल, आर के टर्म में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एल अपॉन आर, या फिर इसे हम लोग पी ले लेते हैं क्योंकि एल जो है एंगुलर मोमेंटम को लिए हैं, तो इसे हम लोग पी ले लेते हैं। ठीक है, पी बाई आर इक्वल टू ये आ जाएगा 1+एप्सिलॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांकव परिच्छेद। ठीक है, जनरली सांकव परिच्छेद के अंदर जो है हमें 4 तरह के ऑर्बिट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ में भी जब केपलर पोटेंशियल के लिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन मिलता है हमें किस फॉर्म में मिलता है, कोनिक सेक्शन के फॉर्म में मिलता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो 4 तरह के 4 तरह के जो पोटेंशियल है वो हमें मतलब 4 तरह के जो ऑर्बिट है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, 4 तरह के ऑर्बिट क्या क्या होते हैं, जो पहला ऑर्बिट होता है वो होता है सर्कुलर या वृत्तीय। ठीक है, या वृत्ति लिखते हैं इसे, सर्कल। सेकेंड ऑर्बिट होता है हमारा इलिप्टिकल या दीर्घवृत्तीय। दीर्घ वृत्तीय। तीसरा ऑर्बिट हमारा होता है पैराबोलिक, परवलय, परवलय। और चौथा ऑर्बिट होता है हाइपरबोला, हाइपरबोलिक, अति परवलयिक या अति परवलय। ठीक है,
ये 4 तरह के जो है ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं। अगर इनके लिए हम लोग इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, यहाँ पे ई को ना इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ई जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, और इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है एल स्क्वायर यू अपॉन एम के, ठीक है। और एल इसे हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम, सॉरी पी, ये पी इसे हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम, और इसका वैल्यू होता है एल स्क्वायर अपॉन एम के होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट के लिए जो है वो कंडीशन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्बिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में एक बार पूछ चुका है, ठीक है, कि कंडीशन यहाँ पे दे दिया है और आपको वो जो जोड़ी मिलाओ टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें ये इसका नाम दे दिया है और आपको जो है वो जोड़ी मिलाने के लिए बोला है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है इसके लिए जो ई का वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। ई या एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है, याद रखेंगे। एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस जो दीर्घवृत्तीय पथ होता है इसके लिए एप्सिलॉन का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। और परवलय के लिए जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वो क्या होगा, 1 होगा। और हाइपरबोला के लिए जो परवलय का जो इसेंट्रिसिटी या एप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो 1 से अधिक होगा, ठीक है। अगर हम लोग एनर्जी के टर्म में देखें तब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है, ठीक है, ये मिनिमम होता है, यानी कि सबसे कम एनर्जी, सबसे कम पॉसिबल जो एनर्जी होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके लिए जो वैल्यू होता है -m k स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर होता है, ठीक है। जो मिनिमम एनर्जी होता है उसका वैल्यू होता है -m k²/2l स्क्वायर होता है। और अगर हम लोग दीर्घवृत्त के लिए बात करें तब इसके लिए जो एनर्जी होगा वो -m k² अपॉन 2l स्क्वायर इज लेस देन ई इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ परवलय के लिए जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगर E इक्वल टू 0 है तब ये जो हमारा जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, परवलयिक होगा। और अति परवलय के लिए जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी का अलग अलग वैल्यू है और इसेंट्रिसिटी का जो है वो अलग अलग वैल्यू है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका जो पथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, परवलयिक होगा या हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। पोटेंशियल से भी हम लोग जो है किसी भी ऑर्बिट का पथ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है एक पोटेंशियल जो है वो इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है हमारा ये इस टाइप से मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा पोटेंशियल है। अब यहाँ पे ना हम लोग एनर्जी का जो है वो अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पॉइंट जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, R0 बोलेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो डिनोट कर रहा है और ये जो है हमारा R है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जब एनर्जी यहाँ पे होगा, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, ये जब एनर्जी का वैल्यू ये होगा और इसका वैल्यू क्या है, -m k² अपॉन 2l स्क्वायर। अगर एनर्जी का वैल्यू इतना है, ठीक है, तब ये जो पथ होगा, पार्टिकल का पथ जो होगा वो क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, ये सॉरी सर्कुलर होगा, ठीक है। पथ जो है वो सर्कुलर होगा। अगर एनर्जी हमारे यहाँ पे है कहीं, ये अगर एनर्जी का जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा, लेकिन 0 से क्या है, ये 0 है, 0 से जो है वो कम है,
ठीक है, ये जो है मान लेते हैं E इक्वल टू 0 के लिए है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, देखो इस केस में ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में जो है वो पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक है, और ये जो दूरी होता है इसे हम लोग बोलते हैं आर मिनिमम, और ये जो दूरी होता है इसे हम लोग बोलते हैं आर मैक्सिमम। ठीक है, यानी अब जो पार्टिकल है ये आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के बीच में ही रहेगा और ये जो है मोशन करेगा, रिपीटेड मोशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो है क्लोज्ड ऑर्बिट होता है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो क्लोज्ड ऑर्बिट होगा। क्लोज्ड ऑर्बिट मतलब पाथ जो है वो पार्टिकल जो है उसी पाथ में बार बार जो है वो मोशन करते रहेगा। जो इलिप्टिकल पाथ होता है ये भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, ये भी एक क्लोज्ड पाथ होता है। ठीक है, जबकि पैराबोला पैराबोला का ग्राफ अगर आप लोग जानते होंगे तो ये जो है वो क्लोज नहीं होता। हाइपरबोला जो है ये भी क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो क्लोज्ड ऑर्बिट होते हैं और ये दोनों जो है वो क्लोज ऑर्बिट नहीं होते। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, अगर ई का वैल्यू ये है, ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट मिलेगा। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए दो चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम। ऑर्बिट्स के बारे में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बस आप लोग को एक आइडिया दे रहा हूँ कि पोटेंशियल से कैसे हम लोग ऑर्बिट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर हम आर का वैल्यू ऐसा है कि वहां पे ई का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब इसके लिए जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, और एनर्जी अगर इससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और ये जीरो से ये मिनिमम के बीच में अगर कहीं पे है, तो इसके लिए जो पाथ होगा वो क्या होगा, इलिप्टिकल होगा। ठीक है, अगर ई का वैल्यू 0 है तब जो पाथ है वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। यानी इस दूरी के लिए मान लेते हैं कि ये जो दूरी है हमारा क्या है, R2 है। तो ये दूरी के लिए R इक्वल टू R2 के लिए हमें कौन सा पथ मिलेगा, R इक्वल टू R2 के लिए हमें क्या बोलना चाहिए, ये पैराबोलिक पथ मिलेगा। और इससे आगे अगर कहीं पे है ये R इक्वल टू R3। ठीक है, ये R2 को मैं इधर लिख देता हूँ, ये R2 है। ठीक है, ये आप लोग समझ जाएंगे, ये R2 है। जबकि ये जो दूरी होगा, मान लेते हैं कि ये दूरी हमारा क्या है, R3 है। तो R3 के लिए हमें क्या मिलेगा, अगर E जो है यहाँ पे है, ठीक है, अगर E का वैल्यू यहाँ पे है, तब इसके लिए जो पथ मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ होगा, एनर्जी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो पोटेंशियल के साथ इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें जो है वो वैल्यू फिर ये जो पथ है वो क्या है हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये क्या है, R3 के लिए है। पैराबोलिक किसके लिए मिलेगा, R2 के लिए मिलेगा। ठीक है, इलिप्टिकल किसके लिए मिलेगा, R इक्वल टू आर मिनिमम इज लेस देन आर मैक्सिमम के बीच के लिए मिलेगा। ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट यानी कि इसे ये जो है R इक्वल टू R0 के लिए मिलेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, R0 है। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल से जो है हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका जो ऑर्बिट होगा वो किस टाइप से होगा। ठीक है, अब इन ऑर्बिट्स के बारे में जो है वो डिटेल में देखते हैं। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है कंडीशन फॉर क्लोज्ड ऑर्बिट। क्लोज्ड ऑर्बिट मतलब दो तरह के ऑर्बिट के बारे में बताया। ठीक है, जो क्लोज्ड ऑर्बिट है, एक कौन सा है हम लोग का, सर्कुलर ऑर्बिट, और एक है हम लोग का इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो क्लोज्ड ऑर्बिट है, क्लोज्ड ऑर्बिट के लिए जो है कंडीशन, इसे बार्ट्रेंड कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्बिट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहला देखो फोर्स के टर्म में, जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि जैसे हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया m1 m2 बाई आर स्क्वायर, हम लोग का कुलाम का फोर्स हो गया q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो किसके प्रोपोर्शनल हो, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, फोर्स के लिए
तो ऐसा इस टाइप के फोर्स के लिए जो है हमेशा हमें क्या मिलेगा, क्लोज ऑर्बिट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये हमारा जो केपलर का प्रॉब्लम था, ये भी एक क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के लिए है। तो इसके लिए हमें जो है क्लोज्ड ऑर्बिट देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर क्या हो, हुक टाइप का, हुक हुक्स टाइप पोटेंशियल। हुक्स टाइप पोटेंशियल यानी कि वो जो है किसी पार्टिकुलर बिंदु की तरफ ही हमेशा मोशन करे। ठीक है, हुक्स टाइप फोर्स यानी कि एक जो बिंदु रहेगा उन बिंदु के जो है वो की तरफ ही जो है वो मोशन करे। जैसे हम लोग का सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर बिंदु की तरफ ही बार बार क्या करता है, मोशन करते रहता है। ठीक है, तो इसे इस टाइप के फोर्स के लिए जो है हमेशा हमें क्लोज्ड ऑर्बिट मिलेगा। पोटेंशियल के टर्म में कैसे दिखेंगे, पोटेंशियल के टर्म में ये जो है क्या होना चाहिए, कूलाम पोटेंशियल होना, ये सॉरी केपलर पोटेंशियल के टाइप का होना चाहिए, केपलर पोटेंशियल। और केपलर का पोटेंशियल क्या होता है, माइनस के अपॉन आर। इस टाइप का जो है वो फोर्स होना चाहिए, तब जो है ये हमें क्लोज्ड ऑर्बिट मिलेगा। ठीक है, या फिर आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, आइसो आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल। ठीक है, जो कि 1/2 kr² इस टाइप से जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल के लिए जो है हमें क्लोज्ड ऑर्बिट मिलेगा। ये चीज याद रखेंगे, फोर्स के टर्म में याद रखेंगे ये फोर्स होना चाहिए, पोटेंशियल के टर्म में याद रखेंगे कि ये सब पोटेंशियल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें जो है वो क्लोज्ड ऑर्बिट मिलेगा। इसके बाद एक सेकेंड चीज आता है, कंडीशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, कोई ऑर्बिट है वो स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट के लिए जो है वो क्या कंडीशन होता है। स्टेबल ऑर्बिट के लिए जनरली हम लोग दो कंडीशन पढ़ते हैं। अगर वी आर का वैल्यू क्या हो, के आर की पावर 2n हो, यानी आर की पावर में कोई सम संख्या हो, ठीक है, तब ये जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, स्टेबल ऑर्बिट होगा। स्टेबल ऑर्बिट जहां आर का वैल्यू 1 2 3 जो है, सॉरी एन का जो वैल्यू है वो 1 2 3 ये सब हो सकता है। ये पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन देखो, वी आर माइनस के अपॉन आर की पावर एम है। ठीक है, अगर यहाँ के की पावर जो है वो आर की पावर जो है वो एम है। ठीक है, तब इस केस में याद रखिए जो एम का वैल्यू है वो लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर एम का जो वैल्यू है वो 2 से कम है तब हमें जो है वो स्टेबल ऑर्बिट मिलेगा। थर्ड कंडीशन, अगर पोटेंशियल वी आर का वैल्यू क्या है, माइनस के आर की पावर एन प्लस 1 है। कई बार जो है इस टर्म में लिखा हुआ होगा वी आर इक्वल टू माइनस के की पावर माइनस के आर की पावर एन प्लस 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एन इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तब ये क्या मिलेगा हमें, स्टेबल ऑर्बिट मिलेगा। ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स मोशन से एक तो क्लोज्ड ऑर्बिट के लिए, ठीक है, और एक पूछता है स्टेबल ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों कंडीशन आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग देख रहे थे ये ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, यानी जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में क्या करेगा, मोशन करेगा। तो उस केस में जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा हमारा कैसा होगा, ये ऑर्बिट जो है वो इस तरह से होगा। यहाँ सेंटर में जो है वो एक पार्टिकल होगा और दूसरा पार्टिकल जो है यहाँ पे ये चक्कर लगाएगा एक सर्कुलर ऑर्बिट में। अब मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो क्या है, r0 है। तो सबसे पहले जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा, सेंट्रल फोर्स के अंदर जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसके लिए r0 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके लिए जो त्रिज्या होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा, L²/m के। ठीक है, ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए यहाँ कंडीशन भी लिख दीजिए, ई का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एनर्जी का जो वैल्यू है
एनर्जी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए? एनर्जी का जो वैल्यू है वो माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये होता है हम लोग का सर्कुलर ऑर्बिट के लिए रेडियस। और अगर हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या बोलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी देखें, सर्कुलर ऑर्बिट, ये कैपिटल प्रॉब्लम के लिए तो नहीं, जैसे और कोई भी पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, ठीक है, जैसे किसी भी पोटेंशियल के लिए हमें क्या निकालना है, सर्कुलर ऑर्बिट निकालना है, तब इस केस में हम लोग मतलब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है ओमेगा सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। इसका जो वैल्यू यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमेशा ये जो कंडीशन है वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एप्लीकेबल होगा, जो ओमेगा है, ठीक है, या फिर इसे हम लोग थीटा डॉट बोलेंगे। इसका जो वैल्यू है, जो भी आपको पोटेंशियल दिया हुआ होगा, ठीक है, उसे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पे आर का आर जीरो का जो है वो वैल्यू रख देंगे और बटे एम आर जीरो, ठीक है। ये जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो है वो एंगुलर फ्रीक क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति होता है। अगर हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट के लिए देखें तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या आ जाएगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, या थीटा डॉट का वैल्यू जो पहले हम लोग लिखे थे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसी के टर्म में एल अपॉन ये आ जाएगा एम आर का या एम आर जीरो का स्क्वायर, ये एल अपॉन एम आर जीरो का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये किसी किसी भी पोटेंशियल वी आर के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर कोई पोटेंशियल वी आर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ उस वहां पे ये बोले कि ये जो है सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तब उसके लिए अगर आप लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोले तो आप इस टाइप से जो है वो निकालेंगे, डेल वी बाई डेल आर। स्टेबिलिटी एनालिसिस में भी इस टाइप के फॉर्मूले का हम लोग यूज किए थे, अगर आप लोग को याद होगा, ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए और एक चीज याद रखेंगे कि इसके लिए जो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू होता है एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर या डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन एम आर जीरो का क्यूब, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये जो है सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये आर जीरो का वैल्यू किसी पोटेंशियल के लिए आर जीरो का वैल्यू कैसे निकालेंगे नहीं पता है ना। ये आर जीरो का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर इक्वल टू, अगर हम लोग जीरो रखेंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तब आर का वैल्यू जो है हमें आर जीरो मिलेगा, ठीक है, आर जीरो और भी कुछ कुछ जो वैल्यू है वो मिल सकते हैं। अब यहाँ से ये आर जीरो का वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे, तब ये जो है हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे ये याद रखें कि ये भी है, ठीक है, जो पोटेंशियल दिया हुआ है, और ये भी इफेक्टिव है, और भी इफेक्टिव क्या होता है, ये भी प्लस एल स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर। तो ये था सर्कुलर ऑर्बिट। इसके बाद आता है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होगा, दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो इस टाइप से हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे जो है एक पार्टिकल होगा, दूसरा पार्टिकल जो है इसके अराउंड क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दूरी होता है जहाँ पे ये पास में होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर मिनिमम बोलते हैं। ये जो दूरी होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर मिनिमम बोलेंगे। और ये जो दूरी होता है ये क्या होता है, आर मैक्सिमम होता है, ठीक है। और ये जो एक्सिस होता है इसे हम लोग बोलते हैं हाफ मेजर एक्सिस, और इसे हम लोग बोलते हैं हाफ माइनर एक्सिस। इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्त, अर्ध दीर्घ अक्ष
और इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध लघु अक्ष। ए और बी दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या है? एप्सिलॉन इज लेस देन जीरो, इज क्या बोलते हैं, ये जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए और एक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और एनर्जी क्या होना चाहिए? एनर्जी जो है क्या बोलना चाहिए, माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर से छोटा और जीरो से बड़ा और क्या बोलना चाहिए, जीरो से जो है वो छोटा होना चाहिए। तब हमें क्या मिलेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो मिलेगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ये हम लोग कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि एल आर मिनिमम, आर मिनिमम। ये जो आर मिनिमम का वैल्यू होता है वो होता है लेटस रेक्टम पी, जो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में जो पी का वैल्यू आया था, ठीक है, पी 1 प्लस एप्सिलॉन होता है, ठीक है। और आर मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो होता है पी आर 1 माइनस एप्सिलॉन होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है पी 1 माइनस एप्सिलॉन होता है। जो दीर्घ अक्ष का, अर्ध दीर्घ अक्ष का जो वैल्यू होता है वो होता है हम लोग का पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। और जो हाफ माइनर एक्सिस होता है इसके लिए होता है पी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन जीरो का स्क्वायर। हो सकता है यहाँ एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू जो है आप लोग को दे दे और ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले, या ए और बी का वैल्यू दे दे और आपको एप्सिलॉन का जो है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले, आर मिनिमम या आर मैक्सिमम का जो है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले। अच्छा, ये जो है वो बी का वैल्यू है और ये जो है ए का वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा और ये वैल्यू जो है वो क्या होगा, कम होगा। आर मैक्सिमम का वैल्यू ज्यादा होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। नहीं नहीं, ठीक है, ये ठीक था, ठीक था, ठीक है। ये यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। इसे एक बार चेक करना, तो अगर आपके पास कोई बुक वगैरह होगा तो इसे चेक करना, या फिर इसे मैं ना बाद में इसे कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद आता है थर्ड। अच्छा रुको, इसके और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम, इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एल का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट 2m के आर मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ पे एल का जो वैल्यू है ये हो जाएगा, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अगर v मैक्सिमम का वैल्यू देखें, वेलोसिटी v मैक्सिमम, इसका वैल्यू होता है k अपॉन 2m 1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का अंडर रूट, ठीक है। और v मिनिमम का वैल्यू होता है k बाई 2m 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो है v मिनिमम का वैल्यू होता है। और यहाँ पे एक चीज और
आप लोग याद रखेंगे कि R इंटू वी जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। यानी कि R मिनिमम और यहाँ पे V क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू R मैक्सिमम और V क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो R मिनिमम है, जब पार्टिकल मोशन यहाँ पे करते रहेगा, जब पार्टिकल मोशन करते करते यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब R का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, तो उस केस में इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जब R का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब यहाँ पे जो वेलोसिटी V है इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये जो है आप लोग याद रखेंगे। और ये R V मैक्सिमम और V मिनिमम का वैल्यू जो है हम लोग इस फॉर्मूले से देते हैं। तो ये था हम लोग का इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसके बाद थर्ड हम लोग का आता है पैराबोलिक ऑर्बिट। पैराबोलिक पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, E इक्वल टू 0, ठीक है, और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन सॉरी एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हम लोग एक चीज फाइंड आउट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट, हाँ क्लोजेस्ट अप्रोच ही, नियरेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सी ए, क्लोजेस्ट अप्रोच इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/2 इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2m के स्क्वायर के जो है वो बराबर होगा, mk के बराबर होगा, ठीक है। ये होता है क्लोजेस्ट अप्रोच। और थर्ड ऑर्बिट आता है हम लोग का हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक के केस में क्या आ जाएगा, E जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और एप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या आ जाएगा, L/1 प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का कोनिक सेक्शन के कुछ जो है ऑर्बिट्स, सॉरी केपलर प्रॉब्लम के जो है ऑर्बिट्स, ठीक है। ये 4 तरह के ऑर्बिट जो है पॉसिबल होते हैं केपलर्स प्रॉब्लम में, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल V ऑफ R, V ऑफ R इक्वल टू अगर दिया हुआ है K R की पावर बीटा, ठीक है, K R की पावर बीटा जो है वो दिया हुआ है। तो इस केस में सर्कुलर ऑर्बिट के लिए इसका जो रेडियस है इसके लिए आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, L स्क्वायर अपॉन एम के इंटू बीटा आ जाएगा और इसका पावर बीटा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा 0 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा L अपॉन, या फिर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ओमेगा सी, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये हमेशा mr0 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो रेडियस है वो ये आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ आपको बीटा का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे बीटा का वैल्यू जो है वो रख देना है, के का वैल्यू फोर्स कांस्टेंट ये, ठीक है, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू ये पावर में नहीं है, ये इंटू में है, ठीक है, ये इस टाइप से। और अदर ऑर्बिट के लिए अगर कोई दूसरा ऑर्बिट है तब उसके लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है हम लोग का L अपॉन mr0 का स्क्वायर अंडर रूट बीटा प्लस 2, ठीक है। या यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अदर, ये अदर है ना ओमेगा, और ये किसका वैल्यू है, ओमेगा सी का। तो ओमेगा और ओमेगा सी का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि अदर ऑर्बिट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा, अंडर रूट बीटा प्लस
2 होगा। यहाँ पे बीटा का वैल्यू जो है वो दिया हुआ होगा, ठीक है, और ये बीटा का वैल्यू आप लोग यहाँ पे रखेंगे, तब आप लोग को जो है दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो मिल जाएगा। अगर हम लोग केपलर प्रॉब्लम के लिए देखें, केपलर प्रॉब्लम के लिए भी क्या होता है, माइनस के अपॉन आर होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस, बीटा का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तब हमें जो है ये ओमेगा बाई ओमेगा सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी केपलर प्रॉब्लम के लिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा सी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो पहले जैसा वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है वो वैल्यू निकालने के लिए जो है वो क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है वायरल थ्योरम। ये सेंट्रल फोर्स के लिए जो है लागू होता है, और इसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, n/2 पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर अगर हमारा जो पोटेंशियल भी आर है वो के की पावर आर की पावर एन पे अगर डिपेंड करता है, ठीक है, तब इसके लिए ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, n/2 वी आर आ जाएगा, ठीक है। जैसे केपलर केपलर प्रॉब्लम के लिए क्या आ जाएगा, केपलर पोटेंशियल के लिए आप लोग याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज वैल्यू के बराबर होगा, माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये किसके लिए है, केपलर के प्रॉब्लम के लिए है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। इसमें एक और चीज है, इसे भी नोट कर ही लीजिए, ठीक है। एक होता है लाप्लास रंज लेंज वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर होता है और ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है किसके लिए, सेंट्रल फोर्स के लिए, ठीक है। और ये इसका वैल्यू हम लोग किससे देते हैं, इसका जो वैल्यू वेक्टर ए होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर एल, लीनियर लीनियर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ये एंगुलर मोमेंटम के साथ, ठीक है, और एम के आर कैप, या डेल क्रॉस माइनस एम के वेक्टर आर अपॉन आर, ये दोनों फॉर्म में जो है ये लिखा हुआ होता है। ये कभी कभी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाप्लास रंज लेंज वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसे वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट कीजिए। एडोर फिजिक्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।